उधर 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने करीब 5 घंटे तक बैठक की और मंथन किया। इस बैठक में कहा गया कि ये हार पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि रणनीति में खामियों के चलते वो बीजेपी शासित राज्यों के शासन की गड़बड़ियों को जनता के बीच ठीक से एक्सपोज नहीं कर पाई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो देने को तैयार है, लेकिन बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर एक राय से विश्वास जताया गया और सोनिया गांधी से ये आग्रह किया गया कि वो आगे बढ़कर संगठन की कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करें। बैठक में संबंधित राज्यों का जिम्मा संभालने वाले नेताओं ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये भी फैसला हुआ कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। Everybody requested Sonia ji to continue as Congress president and to keep on leading the party from the front. Sir, has she agreed to the request, sir? Has she agreed? Obviously she agreed. सर, किसी का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष का या राहुल जी किसी ने अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर किया? कोई ऐसी खबर है? संगठन के हित में बराबर सोनिया जी कह रही थी, संगठन के हित में जो करना जो बल सेक्रीफाइस देना हो मैं तैयार हूँ। सहमत बनने के लिए आप नेतृत्व करते रहिए और हम लोग एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पार्टी का यह मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां 4 राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए, वहीं पंजाब राज्य में नेतृत्व बदलाव के बाद मिले सीमित समय में सत्ता विरोधी लहर पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस पार्टी देश में आज व्याप्त राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ करोड़ों भारतीयों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी इस जिम्मेवारी के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है। तो जहां कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है, वहीं बीजेपी में एक तरह से जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली में रहे और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में नए मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि करीब 10 मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपनी सीटें गंवाई हैं, जो हार गए हैं। तो अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का गठन होली के बाद होगा। उधर पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली आएंगे और अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे। भगवंत मान पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं और 16 मार्च को अब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। आगामी 17 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इन सब के बाद स्पीकर का चुनाव होगा।
और पंजाब में शानदार जीत करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार पंजाब पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ उनका और अमृतसर में विजय जुलूस भी निकाला गया। उनके साथ पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो चुनावी वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं तो उसी कमाल कर देता, उसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अमृतसर की सड़कों पर ये है आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत की खुशी की तस्वीरें। पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद पहली बार पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब आए और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बड़ा रोड शो किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्थकों की चाहत सफल हुई तो जाहिर है सब जश्न में शरीक हैं। दसो ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ सरकार ऐसा की काम करेगी जो पंजाब बदलू जा सके? Sir, first priority is corruption, second is unemployment and third is infrastructure. मैं 2 लेने कहना चाहता हूँ। मंजिल पे जाना हो तो किश्तियाँ चप्पुओं से नहीं बाजुओं के जोर से चलती हैं। मंजिल पे जाना हो तो किश्तियाँ चप्पुओं से नहीं बाजुओं के जोर से चलती हैं। इनकलाब लाने वाली कलमें स्याहियों से नहीं क्रांतिकारी खून से बनती हैं। क्रांतिकारी खून से बनती हैं। इतना बड़ा बहुमत आया है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी जो है पर लोगों को जो विश्वास भी है ये पूरा करेंगे क्योंकि इन्होंने दिल्ली में किया। विजय जुलूस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो चुनावी वादे किए हैं वो सभी पूरे होंगे। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ। 122 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। 403 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 27 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। पंजाब में मिली जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्साहित है और फोकस आने वाले चुनावों पर है। इसलिए पंजाब की जीत का माहौल बनाए रखने के लिए नए और बड़े इवेंट कर रही है। चुनाव हारने की कीमत चुकाई जाती है, चुनाव जीतने पर कीमत वसूली जाती है। 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव हार गई, उसकी कीमत उसने दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के साथ चुकाई। अब आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीती है। उसको लगता है कि उसकी लहर है और वो लहर दिल्ली में भी चल सकती है। इसलिए वो लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। महाराष्ट्र सरकार के गोपनीय दस्तावेज लीक किए जाने के मामले में रविवार को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 2 घंटों तक पूछताछ की है। दरअसल पिछले साल फडणवीस ने पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े किए थे और ये आरोप लगाया था कि पैसे लेकर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था और इससे संबंधित जानकारी उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को भी दी थी और उसी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के साइबर सेल के अधिकारी रविवार दोपहर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर उनसे पूछताछ के लिए पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने पैसे लेकर पुलिस तबादलों के आरोप लगाए हैं। इस मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत पूछताछ की गई। दरअसल मार्च 2021 में
देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े किए। बाद में उसी शाम फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर इससे संबंधित गोपनीय दस्तावेज उन्हें सौंपे। पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ गोपनीय जानकारी बाहर निकालने का मामला दर्ज किया। पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद फडणवीस ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और बाद में पुलिस की ओर से पूछे गए प्रश्नों पर सवाल उठाए। जो क्वेश्चनायर बिल्कुल एक साक्षी की तरह था, उसकी जगह एक ऐसे क्वेश्चनायर को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मंसूबा मानो मैंने ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया हो और मैं ही आरोपी हूं, इस प्रकार के सवाल मुझसे पूछे गए। लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और इसलिए इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का संबंध ही नहीं आता। देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाए गए आरोप पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने जवाब दिया। कहा कि इससे पहले भी कई बार फडणवीस को सवाल भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक इस गुने में 24 लोगों के विटनेस हुए हैं। अभी ये केस कंक्लूड करने के लिए जो बचे हुए आखिरी जो जवाब दे सकते हैं, ऐसे देवेंद्र जी फडणवीस को आज वहाँ पे उनके जवाब के लिए पुलिस उनके घर पे गई है। ऐसे है कि हमने मीन्स मुंबई पुलिस ने पांच बार इसके पहले उनको नोटिस दिया। एक बार उन्होंने जवाब भी दिया कि मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी भेज रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणवश नहीं भेजा होगा। तो अभी करीब 1 साल होने को आ गया, तो इसमें विंडिक्टिवनेस होने का कोई कारण ही नहीं है। और विंडिक्टिवनेस नहीं तो फिर 1 साल कौन रुकता था। ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा होने की आशंका है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि ये पुलिस का दुरुपयोग है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये केवल पुलिस की जांच का एक हिस्सा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल के आजाद नगर इलाके में शराब की एक दुकान में घुसकर शराब की बोतलों को पत्थर से निशाना बनाया। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब सस्ती कर दी थी, और वो भी तब जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कह चुकी थी कि 15 जनवरी 2022 तक राज्य में शराबबंदी करवाएंगी, नहीं तो वो सड़कों पर उतरेंगी। और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर भोपाल में खुफिया एजेंसी ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। चारों आतंकवादियों का संबंध जमात-उल मुजाहिदीन संगठन से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंधित संगठन बिहार के गया में हुए धमाकों में भी शामिल था। पुलिस ने चारों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं। ये आतंकी पुराने शहर के ऐशबाग थाने से 200 मीटर दूर फातिमा मस्जिद के पास रह रहे थे। पुलिस इन चारों को एक अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में नेस्तनाबूद हो गए हैं। 18वें दिन का हाल बता रहे हैं हमारे साथी सुशील बहुगुणा। यूक्रेन पर रूस के हमले को 18वां दिन गुजर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के हमलों में अब तक करीब 1300 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। युद्ध की विभीषिका की एक से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर, जो ताजा तस्वीर है, यूक्रेन की पश्चिमी सीमा में पोलैंड के करीब रूसी मिसाइल की बमबारी से हुए नुकसान की है। रूस ने 30 मिसाइलों से यहां एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हमला किया। यह हमला पोलैंड की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हुआ। पोलैंड नाटो का सदस्य है। जानकारी के मुताबिक इस बेस पर हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है, 134 लोग घायल हुए हैं। इस बेस का इस्तेमाल नाटो के इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर यूक्रेन के दक्षिण में तटीय शहर मारियुपोल से आई है। यहां एक 9 मंजिला इमारत पर रूसी टैंकों ने फायरिंग की। इस इमारत में कई मेडिकल कर्मी शरण लिए हुए थे। इन तस्वीरों में काफी करीब से साफ दिख रहा है कि किस तरह रूसी टैंकों ने यहां बमबारी की है। मारियुपोल में ही एक मस्जिद भी है जहां 80 लोगों ने शरण ली हुई थी। वहां भी रूस के लड़ाकू विमानों द्वारा बमबारी की खबर है और इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं।
इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सेना के हमले से बचाने के लिए पूरी ताकत से वहां की सेना और जनता लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक रूस की सेना अब कीव से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कीव को चारों ओर से घेरने के काफी करीब है। उत्तर पश्चिम से कीव को पहले ही घेरा जा चुका है। ऐसे में कीव से काफी तादाद में आम नागरिक शहर छोड़कर भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। खबरों के मुताबिक ऐसे ही 7 आम नागरिकों की कीव से बाहर निकलने की कोशिश में तब मौत हो गई जब रूसी सेना ने महिलाओं और बच्चों को ले जा रहे एक काफिले पर फायरिंग कर दी। यूक्रेन पर रूसी हमले की ताजा स्थिति को नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रूसी सेना कहां तक पहुंच गई है। जो आप इलाका नीले रंग से देख रहे हैं वहां रूसी सेना का कब्जा है। जहां शेडेड इलाका है नीला, वहां रूसी सेना इस समय है और लड़ रही है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर 3 दिशाओं उत्तर, दक्षिण और पूर्व से हमला बोला। यह हमला जमीन के रास्ते, हवा के रास्ते और समुद्र के रास्ते किया गया। गाढ़े रंग से हमने आपको बताया कि जहां रूस ने कब्जा जमा चुका है वो इलाके हैं। शेडेड इलाका वो है जहां रूसी सेना मौजूद है और कब्जे की कोशिश कर रही है। उत्तर, पूर्व और दक्षिणी यूक्रेन में कई इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। रूसी सेना उत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर से राजधानी कीव पर पिछले कई दिन से घेरा डाले हुए है। या आप अगर उत्तरी यूक्रेन को देखेंगे, इसमें साफ दिख रहा है कि इस ओर से अभियान थोड़ा धीमा जरूर रहा है, लेकिन रूसी सेना कीव से अब बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर से लैस उसकी सेनाएं इस तरह कीव को घेर चुकी हैं। आप देख सकते हैं एरो से जिस ओर से रूसी सेनाएं आ रही हैं। हालांकि रूसी सेना को यहां काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और उसके खिलाफ यहां यूक्रेन की सेना ही नहीं, उसके नागरिकों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने रूसी सेना को रोकने के लिए रास्तों में कई बाधाएं खड़ी कर दी हैं, कई जगह बैरिकेडिंग लगा दी है। और अब देखते हैं रूसी सेना को अभी तक सबसे ज्यादा कामयाबी कहां मिली। ये दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी यूक्रेन। यहां उसका अभियान काफी तेज रहा है। दक्षिण यूक्रेन से पूर्व की ओर, क्रीमिया से पश्चिम की ओर रूस की सेनाएं बढ़ चुकी हैं। उत्तर पूर्व में मारियुपोल शहर आता है जिसे रूस की सेना ने पूरी तरह घेरा हुआ है। यहां काफी हमले रूस ने हाल में किए हैं। रूस की सेना मारियुपोल के पूर्वी इलाकों पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन पश्चिमी इलाका अब भी उसके यूक्रेन के कब्जे में है, यानी रूस के कब्जे में से बाहर है। हजारों लोग यहां बिना खाना पानी और बिजली के फंसे हुए हैं। यहां सैकड़ों लोगों के अब तक मारे जाने की खबर है। पूर्वी यूक्रेन की तस्वीर देखते हैं। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने हवाई हमले किए हैं। आप जो एरो देख रहे हैं वहां से रूसी सेनाएं अंदर की ओर नए इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं। डोनेट्स्क इलाके में लड़ाई जारी है। रविवार को यहां एक इमारत पर हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा शरणार्थियों ने शरण ली हुई थी। इनमें करीब 200 बच्चे थे। करीब के पुल से इस इमारत को निशाना बनाया गया यहां पर डोनेट्स्क में। पूर्व में ही नीप्रो इलाका भी है। पिछले दिनों से ये रूस के लगातार निशाने पर है। यह इलाका रणनीतिक लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण और पूर्व से आ रही रूसी सेनाएं यहीं पर मिलेंगी। रूस खार्किव इलाके में भी अपनी सैनिक कार्रवाई को पहले की तरह अंजाम दे रहा है। यहां के कई रिहायशी इलाके रूस की तोपों के निशाने पर हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है यूक्रेन में रूस के अभियान की, किन इलाकों पर उसने कब्जा किया है और कहां वो आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन है और यूक्रेन का जो शहर है इरपिन, वहां पर भयानक तबाही मचाई है रूसी सैनिकों ने हमले में और यहां पर अमेरिकी पत्रकार की भी मौत हुई है। रूसी सैनिकों ने पत्रकार की हत्या की है, ये यूक्रेन बार बार आरोप लगा रहा है। पुतिन से सीधी बातचीत की कोशिश में भी है ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हमारा जो डेलीगेशन है वो मुलाकात कर रहा है, यानी यूक्रेन और रूस का डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है ताकि ज़ेलेंस्की और पुतिन की सीधी बातचीत हो पाए। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दिन की बातचीत भी माना जा रहा है संभव होगी और यूक्रेन का जो भारतीय दूतावास है उसे अस्थायी रूप से पोलैंड शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते उसे यूक्रेन में बंद करना पड़ा था। पश्चिमी इलाके में ताजा रूसी हमले के बाद ये फैसला लिया गया। पश्चिम में यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल अटैक हुआ था जिसके बाद सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया था। 180 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया है। रूसी सेना का ये दावा है क्योंकि उनका ये कहना है कि यूक्रेन ने जो भाड़े के सैनिक बुलाए थे उनमें से 180 लोगों को हमने मार गिराया है। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने ये बात मानी है। अब तक 74 रूसी विमान, 46 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। और खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के, वो अस्पताल में जाकर घायल सैनिकों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है
और एक तरह से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। और इस युद्ध को कवर करने के लिए अलग अलग देशों के पत्रकार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस हमलों में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है जबकि दूसरा गोली लगने से घायल है। ये घटना इरपिन शहर में हुई है। यूक्रेन पुलिस के मुताबिक 50 साल के अमेरिकी पत्रकार और फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनॉल्ड की रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि रूस की तरफ से अब तक इस घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। तो इस तरह के हालात में वहां पर पत्रकारों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खतरनाक स्थिति में उन्हें रिपोर्ट करना पड़ रहा है और ऐसे में अगर किसी की मौत हो जाती है तो ये बेहद दुखद है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करने के लिए वहां पर गए हुए हैं और इसमें वो गोलीबारी का शिकार हुए और अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिन पत्रकार की मौत हुई है। ब्रेंट रेनॉल्ड इनका नाम है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूसी सैनिकों ने इन्हें गोली मार दी है। ये घटना इरपिन शहर में हुई है और यूक्रेन पुलिस के मुताबिक 50 साल के अमेरिकी पत्रकार और फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनॉल्ड की रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर यूक्रेन में रूस अब नए इलाकों पर मिसाइल बरसा रहा है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में पोलैंड सीमा से सटे एक सैन्य प्रशिक्षण ठिकाने पर रूस ने 30 से ज्यादा रॉकेट गिराए हैं। रूस का दावा है कि इस हमले में 180 से ज्यादा विदेशी लड़ाकों को मार गिराया गया है। इधर यूक्रेन ने यह तो माना है कि इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो कौन थे इसको लेकर कोई बयान यूक्रेन की तरफ से सामने नहीं आया है। ये हमला रूस की उस धमकी के बाद हुआ जिसमें उसने यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी मदद को निशाना बनाने की बात कही थी। उधर यूक्रेन में डोनेट्स्क के वाल्नोवोखा की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें युद्ध से हुए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के रिपोर्टर ने 22,000 की आबादी वाले शहर का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की है। तो आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह शहर जो है वो पूरा, ये जो पूरा इलाका है वो पूरा खंडर में तब्दील हो गया है। ऐसी तस्वीरें जो है आ रही हैं। लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इन लोगों की स्थिति का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग यूक्रेन से जा चुके हैं, यूक्रेन छोड़ चुके हैं अपने परिवारों को लेकर। और उधर यूक्रेन के ओडेसा में लोग रूसी सेना से लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो रूस की सेना का मुकाबला करेंगे। लोग मोलोटोव कॉकटेल जिसे पेट्रोल बम भी कहा जाता है उसे भी तैयार कर रहे हैं ताकि रूसी सैनिकों का सामना कर सकें। लेकिन ये बात अब सब जानते हैं कि रूसी सेना के मुकाबले जो रूस की ताकत है उसके मुकाबले यूक्रेन की ताकत बहुत कम है और उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के लोग फिर भी ये जज्बा दिखा रहे हैं और लड़ने के लिए वहां पर रुके हुए हैं। उधर रूसी मीडिया ने रविवार को तस्वीरें जारी कर दावा किया कि सेना यूक्रेन की राजधानी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और सेना उत्तर की तरफ से बढ़ रही है। हालांकि कहां है अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है रूस की तरफ से। और इस जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को घायल सैनिकों से मुलाकात की और रूसी सेना के सामने बहादुरी दिखाने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने घायल सैनिकों के जल्द ठीक होने की कामना की है और कहा है कि उनके कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। कीव में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले कई सैनिकों को ज़ेलेंस्की ने सम्मानित भी किया। उन्हें अस्पताल प्रबंधन से उनकी जरूरतों पर भी बातचीत की है और इस तरह से सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और बजट सत्र का ये चरण भी हंगामेदार रहने की ही बात कही जा रही है। बेरोजगारी, ईपीएफ के ब्याज दर में कमी और यूक्रेन से भारतीयों को निकाले जाने सहित कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी है।
इधर सरकार के भी हौसले बुलंद हैं। 5 विधानसभा चुनाव में से 4 में सरकार बीजेपी की सरकार ने वापसी की है, जहां पर पहले से ही उनकी सरकार थी। इधर सरकार की कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर का बजट पास करवा ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। दूसरे चरण में भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई तरह की पाबंदियां होंगी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही अब एक साथ 11 बजे शुरू हो जाएगी। और यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। आशा है कि माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सहयोग से सदन में जनता से जुड़े विषयों पर स्वस्थ और परिणाम मूलक संवाद होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और उसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति ने करीब 5 घंटे तक रविवार को बैठक की है, मंथन किया है और इस बैठक में ये कहा गया कि ये हार पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि रणनीति में खामियों के चलते वो बीजेपी शासित राज्यों के शासन की जो गड़बड़ियां थी उन्हें जनता के सामने ठीक से सामने नहीं ला पाई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि वो पार्टी के लिए जो भी बलिदान देना पड़े उसके लिए तैयार है, लेकिन बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर एक राय से विश्वास जताया गया और सोनिया गांधी से आग्रह किया गया कि वो आगे बढ़कर संगठन की कमजोरियों को दूर करें। बैठक में संबंधित राज्यों का जिम्मा संभालने वाले नेताओं ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और ये भी फैसला हुआ कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस में कोई नया परिवर्तन फिलहाल कल की बैठक के बाद नहीं हुआ है। Everybody requested Sonia ji to continue as Congress president and to keep on leading the party from the front. Sir, has she agreed to the request, sir? Has she agreed? Obviously she agreed. सर किसी का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष का या राहुल जी किसी ने अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर किया? तो ऐसी खबर है संगठन के हित में बराबर सोनिया जी कह रही थी संगठन के हित में जो करना हो, जो बल सेक्रीफाइस देना हो, मैं तैयार हूँ। सहमति बनने के लिए आप नेतृत्व करते रहिए और हम लोग एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो गलतियां तो मान रही है कांग्रेस, लेकिन क्या कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा संगठन में, ये एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली आ रहे हैं और अपने सांसद पद से वो इस्तीफा देंगे। भगवंत मान पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वो जा रहे हैं और उसके बाद बजट सत्र होगा पंजाब में विधानसभा का। इस दौरान जो तमाम विधायक हैं वो भी रहेंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इन सब के बाद होगा स्पीकर का चुनाव। तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जो जीत है वो ऐतिहासिक रही है। 60 सालों में ऐसी जीत किसी पार्टी ने यहाँ पर दर्ज नहीं की। उधर बीजेपी में भी जश्न का माहौल है और जोरदार जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा पद संभालने जा रहे हैं। इससे पहले वो रविवार को दिल्ली में रहे और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वो जेपी नड्डा से मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में नए मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि इस बार यूपी में करीब 10 मंत्रियों ने अपनी जो सीटें हैं वो हार गए हैं। तो अब देखना होगा कि नए मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का गठन होली के बाद होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कल भोपाल के आजाद नगर इलाके में शनिवार की एक दुकान में घुसकर शराब की बोतलों को पत्थर से निशाना बनाया। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब सस्ती कर दी थी, वो भी तब जब उमा भारती पिछले साल ये कह चुकी थी कि वो 15 जनवरी 2022 तक राज्य में शराबबंदी करवाएंगी, वरना सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने 15 जनवरी के ठीक 2 दिनों बाद नई शराब नीति का भी ऐलान कर दिया और विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10 से 13% तक कम कर दी और उमा भारती इसी बात से खासी नाराज है। उधर भोपाल से खबर आई, जहां पर खुफिया एजेंसी ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। चारों आतंकवादियों का संबंध जमात उल मुजाहिदीन संगठन से बताया जा रहा है।
ये प्रतिबंधित संगठन बिहार के गया में हुए धमाकों में भी शामिल था, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस ने चारों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं। ये आतंकी पुराने शहर के ऐशबाग थाने से 200 मीटर दूर फातिमा मस्जिद के पास रह रहे थे। पुलिस इन चारों को एक अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। सही भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं खाना बनाता हूँ होटल। अच्छा, यहाँ किराए से रहते हैं? जी। क्या हुआ रात में यहाँ? साहब हम तो सो रहे थे रात में। जी जी। 3 बजे आए थे पुलिस वाले जी। उसके बाद में वो गेट कटा जी, हमारा भी गेट तोड़ दिया जी। घर में घुसे थे हम। कब से रह रहे थे इसमें? कौन लोग रहते थे? अब कितने महीने हुए बाजी को मालूम है, जरा मकान मालिक को। जरा खोलिए इसको कमरे। सील लगा हुआ। ये बंद है, सील तो लगी नहीं रही। नहीं, अंदर से है जरा। अच्छा, इसके अंदर एक और वो है क्या? जी, एक और गेट है। हाँ जी। पुलिस ने दबिश देकर के इन लोगों को पकड़ा, जो बाद में एक प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के होना पाए गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करूँगा, ये JMB को जब प्रतिबंधित किया था 2019 में, उसके पहले बोधगया और वर्तमान में जो बम धमाके हुए थे, उसमें ये संगठन लिप्त पाया गया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ओपी राजभर ने भले ही अपनी सीट जीत ली हो, लेकिन गठबंधन की हार की वो समीक्षा जरूर कर रहे हैं और इसके लिए वो मायावती से लेकर टिकटों के बंटवारे तक को अब जिम्मेदार बता रहे हैं। उनसे बातचीत की है सौरभ शुक्ला ने, वो सुनवाते हैं। राजभर साहब जीते हैं, पहले सर आपको बधाई आपकी जीत की। 6 सीटें आई हैं, लेकिन योगी जी ने पटकनी दे दी आप लोगों को, मानते हैं कि नहीं मानते? योगी जी ने थोड़ा पटकनी दी है, जनता ने हमारे मुद्दे को नकार दिया। जिन लोगों को हम समझा पाए, हमको 125 सीट दिए। और आप अगर पिछले इतिहास में जाएंगे तो हम लोग 29 से बढ़ा के 36% वोट पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाई है, उठाकर रिजल्ट देखिए 2%। ऐसा नहीं कि जनता ने हमको वोट दिया है, हमारे मुद्दे को पसंद किया है। और कुछ कमियां हम लोगों की रही हैं, कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी हो गई कि कहीं से। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अति आत्मविश्वास आप लोगों को भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे मैं नेवला हूँ, नाग को खत्म कर दूंगा, बीजेपी नाग है। आप योगी जी से भीख मंगवा रहे थे, तो ये सब सारे बयान भी उल्टे पड़ गए आप लोगों को। नहीं, हमारे बयान उल्टे नहीं पड़ गए। चुनाव के पहले बहुत बयान आते हैं। आप जैसे मोदी जी के बयान को देखिए, मोटरसाइकिल पे बम, हिंदू मुसलमान। अगर कहें हम तो जो हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जनता से नहीं, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को हराने में बीजेपी को जिता दिया और खुद हार गई। नहीं, मायावती कैसे जिता देंगे बीजेपी को? आप लोग भाई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा, मायावती का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, आप नहीं कर पाए और आपको भी बराबरी का मौका, ये नहीं कह सकते। मैं वो कोई ट्रांसफर नहीं करता। मैं उदाहरण दूं, बलिया की बांसडीह में 25,000 पोलिंग वोट है और उनका प्रत्याशी 10,000 वोट पाता है। 15,000 क्यों नहीं पा सकता? वो नहीं लड़ रहा था चुनाव, लड़ रहा था चुनाव 10,000 वोट। समाज पार्टी का बेस वोट जो है, जो बेस वोट उसका होता है, प्रत्याशी लड़ा, उसका भी वोट कुछ हुआ नहीं मिला मान लिए, लेकिन उसके पार्टी का जो कोर वोट है वो 25,000 पोल है। उसने रिजेक्ट कर दिया बसपा को। कौन कर दिया? दिया वोट किसको? भाजपा को दे दिया, तो क्या हो गया? तो वो क्या मत ठप्पा लगाए कि उसे हाथी को ही देगा? क्या बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है। आप जानिए तो नहीं, आप बहुत वीक डिफेंस है ये। अब ये बताइए कि आप सपा के साथी रहेंगे आगे की? फिर राजभर जी क्योंकि क्रांति लिखने चले गए, आप भाजपा को छोड़ दिए थे, तो इस बार फिर कभी मन हुआ तो भाजपा के पास चले गए आप? नहीं, देखिए, जहां पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, जहां पिछड़ों दलितों का हिस्सा मारा जा रहा हो, जहां पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा हो, उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जा रहा हो, ऐसे जगह ओम प्रकाश राजभर इसी वजह से छोड़ के आया था कि हिस्सा लूटा जा रहा है, हमारा हक लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो फिर किस मुंह से वहां जाएंगे? राजभर जी, अब आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब राजभर जी का दायित्व उत्तर प्रदेश में क्या होगा?
अखिलेश जी मुखिया हैं, चूँकि आप सब लोगों के, आप उनके सहयोगी हैं, आपका सम्मान भी काफ़ी है पार्टी में, आपकी सुनी भी जाएगी। आप 6 सीटें लेके आए हैं, आप रात भर जी क्या करेंगे? 36% वोट से उसको बढ़ा के 50% करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे बता दें कि चौथी नंबर की पार्टी बन गई इनकी सुभाषपा, इनको 6 सीटें मिली हैं। बसपा और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी के। फिलहाल राजनेता हैं, अपना दर्द दे सकते हैं, इनसे हम सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल सत्य यही है कि चुनाव सपा गठबंधन हार गई है, मेहनत की जाएगी, लेकिन ये कह देना कि बसपा की वजह से हारे, देखिए हम तो नहीं मानते हैं, ये चलता रहता है, इनकी तरफ से कह सकते हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर जो है वो रूस और यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई है, जिसमें रूस ने नए इलाकों पर हमले किए हैं यूक्रेन के। और अब जो खबर आई है उसमें अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है और एक पत्रकार घायल हुए हैं गोली लगने से। दूसरी खबर भी इसी युद्ध से जुड़ी हुई है, नेटो के मुहाने तक पहुंच गई है और रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, क्योंकि अब वो देश भी जद में आने लगे हैं जहां पर नेटो की सदस्यता है। तीसरी खबर, हार के बावजूद कांग्रेस को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर ही भरोसा है, कल की CWC की बैठक में यही सामने आया है। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश में कैसी होगी कैबिनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ। और पांचवी खबर चीन से आई, जहां पर एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।